कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है और झुमकी बहन की तरफ से जोहार। किसान भाइयों, चलिए यहाँ पर देर नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं कृषि समाचार की ओर और देखते हैं कृषि समाचार, लेते हैं कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वायु श्वासी मछलियों के प्रोत्साहन के लिए संचालित की जा रही है विशेष योजना। फलबाग लगाने के लिए कृषकों की 50% सहभागिता अनिवार्य और पॉली हाउस में गुलाब फूल की खेती के लिए लगाएं अनुशंसित उन्नत प्रभेद। अब समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, निजी क्षेत्र में वायु श्वासी मछलियों जैसे देसी मांगुर, कबई, पंगेसियस जल क्षेत्र की दर से एवं वैसे जलकर जिनका पानी गंदा हो उनमें पंगेसियस पालन के प्रोत्साहन के लिए 5000 प्रति हेक्टेयर बीज की दर से संचयित करने की योजना स्वीकृत है। इस योजना के अंतर्गत कार्य संपादन के लिए इच्छुक मत्स्य पालक 20 जून तक जिला मत्स्य कार्यालय कोडरमा में आवेदन दे सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदक का निजी तालाब होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में फलबाग लगाने या फूल की खेती करने के लिए किसान भाई एक सप्ताह के अंदर जिला उद्यान पदाधिकारी चतरा में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक क्लस्टर में कृषक समूहों को कम से कम एक जगह 10 हेक्टेयर या 25 एकड़ जमीन उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन प्रति लाभुक 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। संबंधित योजना में कृषक का 50% सहभागिता जरूरी है। एक स्थान पर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक की खेती पर अलग से जल स्रोत की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के जो ग्रामीण मुर्गी पालन कर रहे हैं वे बरसात में मुर्गियों के आहार में बदलाव कर सकते हैं। आहार पौष्टिक हो, मुर्गियों के शारीरिक बढ़वार में सहायक हो, लेकिन मौसम के अनुकूल हो। बरसात के मौसम में छोटी और बड़ी मुर्गियों को क्या आहार देना चाहिए, आइए इस संबंध में जानते हैं कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मुर्गी के आहार में भी थोड़ी बहुत बदलाव किया जा सकता है। अगर आप किसी तरह मुर्गी के आहार में मोलासेस की मात्रा मिलाते हैं, जिसको जागरी के पे कहते हैं, उस तरह की छुआ जो होते हैं उसको अगर मिलाते हैं तो इसकी मात्रा आप कम कर दीजिए। इसके अलावे आप देखें कि अगर आपके आहार में विशेष करके जो फिनिशर बर्ड्स को दिए जाते हैं, जो बड़े मुर्गियों को दिए जाते हैं, उस स्थिति में कभी कभी फिनिशर दाना देने पर उनमें लिटर मटेरियल जो पैखाना होता है वो पतला आने की संभावना रहती है। कभी कभी ये पतला आता भी है। उस स्थिति में आप क्रम्स का यूज़ कर सकते हैं। जो बढ़ते हुए मुर्गियों में जो दाना का प्रयोग किया जाता है उसका दाना का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाई इस मौसम में भी पॉली हाउस में गुलाब फूल की खेती कर सकते हैं। गुलाब के बेहतर पुष्पन और अधिकाधिक उत्पादन के लिए झारखंड में अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। ये उन्नत प्रभेद कौन से हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ से। झारखंड में कट फ्लावर हेतु हाइब्रिड टी की वेराइटीज सोनिया, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर बीपी पाल वेराइटी बहुत ही उपयुक्त हैं और लगाने का समय यहाँ पर सितंबर-अक्टूबर का समय और लगाने का तरीका गड्ढा खोद करके 60 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढे तैयार करके गड्ढे में प्रति गड्ढा 2 से 3 टोकरी सड़े गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी के साथ भर करके उस पर पौधे लगाने चाहिए। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए बक्खर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में माहू, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आपके पौधशाला में टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में है तो इसे खेत में रोपने से 3 से 4 दिन पहले इमिडाक्लोपिड 3% दवा से बने घोल को पौधों की जड़ों में डालें। इसके बाद पौधारोपण करने से टमाटर फसल में माहू, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट नहीं लगते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2850 रुपए, चावल उत्तम 3200 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 3000 रुपए, चना 6000 रुपए से 6400 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 13000 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपये से 7400 रुपये, दाल चना 7000 रुपये से 7500 रुपये, सरसों तेल 9800 से 11500 रुपये, चीनी 3800 रुपये से 3900 रुपये, आलू 1250 रुपये से 1450 रुपये और प्याज 700 रुपये से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आप कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारियाँ मिली। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आज हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके बीच से ही एक ऐसे सफल किसान के बारे में है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पशुपालन के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है। जानते हैं किसान भाइयों, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद आजाद जी। तो किसान भाइयों, ये खुद तो स्वावलंबी बने ही साथ में और भी किसान भाइयों को जोड़कर उन्हें भी रोजगार दे रहे हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम लोग सीधे चलते हैं और वृत्त चित्र के माध्यम से लेते हैं ढेरों जानकारियां और लाभ उठाते हैं। हमारे देश में किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद इनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि उनका गुजारा अच्छे से हो सके। अतः ऐसे में प्रश्न उठता है कि वे पारंपरिक खेती के अलावा कौन सा रास्ता चुनें कि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। तो इसका एकमात्र विकल्प है पशुधन। पशुधन में गव्य पालन का विशेष स्थान है। गव्य पालन आदिकाल से ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। गाय का दूध बीमारों और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी आहार माना जाता है। गाय के मूत्र और गोबर फसलों के लिए उत्तम खाद होते हैं। आदिकाल में जिस राज्य में जितनी गायें होती थी उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। आज भी हमारे देश में गव्य पालन का महत्व कम नहीं, ये आज भी लोगों को संपन्न बना रहा है तथा एक लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। इस व्यवसाय से जुड़कर लोग सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। गव्य पालन से जुड़कर कुछ ऐसी ही सफलता की कहानी रची है झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड के राजेंद्र प्रसाद आजाद ने। गव्य पालन का सपना इन्होंने बचपन में ही संजो रखा था और आज उन्होंने अपने गव्य पालन को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि उनकी गरीबी पीछे छूट गई है। आज वो इतने संपन्न हो गए हैं कि उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी बल्कि अपने 5 बेटियों की शादी भी अच्छे घर में की। इसके साथ साथ इन्होंने 2 पक्के मकान भी बनवाए हैं। तो बचपन में हम लोग के पास ज़मीन तो काफ़ी थी, लेकिन मेरे पिताजी सुबह से 4 बजे भोर से लगभग 10 बजे रात तक शराबी थे, जिसके चलते वो पढ़ाई लिखाई या परिवार को देखने में असमर्थ थे। तो हम लोग को अपनी मेहनत करना पड़ा 8 साल की उम्र से, और 8 साल की उम्र से मेहनत की
फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहे, मेहनत किए खूब और अच्छा ढंग से रहे। और धीरे धीरे हम अपने जब हमको बचपन में बाप दादा का प्रॉपर्टी नहीं मिला या उसका लाभ नहीं मिला, तो आज भी हम बाप दादा का प्रॉपर्टी नहीं लिए। उसके बाद में हजारीबाग में मकान बनाए, बच्चों को पढ़ाए बढ़िया बढ़िया स्कूल में, मेरी 5 बेटी थी, सबको पढ़ाया अच्छे अच्छे घरों में। कराची में 3 का शादी है, एक बिक्री भी है, कतरा से है, तो सबों का शादी वगैरह बहुत बढ़िया की है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया की है। आज के दिन में हम आज भी अपने आप को बहुत कमाल समझते हैं। राजेंद्र प्रसाद आजाद का बचपन अभाव में गुजरा। 8 साल की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई भी सिलसिलेवार नहीं हो सकी। एमए की डिग्री प्राप्त करने तक उन्हें बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। हम किसी तरह से मैट्रिक तक 16 फरवरी 1962 को मेरी माताजी मर गई। उसके बाद पढ़ाई छूट गया। दूसरे साल जाके बोले गुरुजी से कि सर हमको पढ़ने का मन करता है, लेकिन हमारा होटल चलता था, लेकिन हम होटल से छुट्टी नहीं मिलता है, सो हमको इजाज़त दीजिए कि हम किसी पीरियड में आकर के पिछला गेट सर्विस जाएंगे। तो बोले ठीक है। और साइंस का स्टूडेंट थे, फिर बोले कि आर्ट्स में ले तुम। आर्ट्स में लेकर के पढ़े और मैट्रिक फेल कर गए इंग्लिश में। फिर वो अपने काम में लग गए। हमारे हमसे नीचे 5-6 भाई बहन थे, तो उन लोगों को पढ़ाने लिखाने या यूट्यूब चक्कर में पड़ गए। तो उसके बाद में 88 में फिर से हम पढ़ना शुरू किए। 88 में बनासो हाई स्कूल में नाम लिखा रेगुलर। उसके बाद वहाँ से मैट्रिक पास किए। फिर हम झारखंड कॉलेज है डुमरी से आईए किए, फिर रांची कॉलेज रांची से बीए किए, फिर वहीं से एमए किए 2003 में। इस तरह हमारा पढ़ाई यहाँ तक पहुँचा। गव्य पालन का काम उन्होंने 1966 में शुरू किया। उस समय उनके पास करीब 40 गायें हुआ करती थीं, परंतु बीच में उन्होंने इस कार्य से अलग मोड़ ले लिया और पुनः 1990 में गव्य पालन के क्षेत्र में आए और इस व्यवसाय में बुलंदियों को छुआ। आज उनके पास 200 से 250 गायें हैं। हमको सांड पालने का शौक था। गौरिया कर्मा से हम सांड लाया करते थे, तो आदमियों से मंगवाते थे, तो छोटा छोटा ले आता था, मर जाता था। हम एक बार अपने से गए, बढ़िया सांड लाए। अब बहुत दिन तक रहा। मेरे पास 40-50 गाय हो गई। तो छोटी छोटी गाय, आधा पाव 1 पाव 1 लीटर वाली, सब 40 गाय हो गई। ये 12 लीटर 14 लीटर दूध देने लगी। फिर उधर से थोड़ा डाइवर्सन हुआ, वो फिर ख़त्म हो गया। 90 में हम फिर परमानेंट डेयरी के सामने चले और आज यहाँ तक पहुँचे। गव्य पालन की शुरुआत उन्होंने खुद अपनी बदौलत की। उस समय उन्हें किसी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने गौशाला में ही उत्पन्न बच्चियों को अच्छे खान पान से बढ़ाकर दूध देने के लायक बनाया। अपने फार्म में साल भर का ड्राई फॉडर ले लेते हैं एक साथ। हम 6-6 महीने का ये आपको ग्रेन वगैरह 6 महीने 8 महीने का एक साथ खरीद लेते हैं कटनी से, सतना वगैरह से। उसके बाद ग्रीन फॉडर का काम भी करते हैं और वो भी काफ़ी मदद होता है। और जो हम अनाज पैदा करते हैं जैसे राई वगैरह है, तो उसका भी डंठल वगैरह थ्रेसर में डाल के उसको भी 1 आध महीना हम खिला लेते हैं अपने जानवर को। हालांकि बाद में उन्हें बोरिंग, ग्रीन फॉडर तथा शेड बनाने के लिए सरकार से भी आर्थिक सहायता अवश्य मिली। प्रोजेक्ट लिया हम ग्रीन फॉडर के लिए, तो लिए थे मधुपुरा के समय में, और एक तो बोरिंग के लिए दिया था और ग्रीन फॉडर के लिए कुछ पैसा दिया था पैदा करने में। डेयरी प्रोजेक्ट के लिए? डेयरी प्रोजेक्ट के लिए हमको 8.5 लाख रुपया मिला अभी NMPS के तहत। कितने का? शेड के लिए मिला था, शेड के लिए। गव्य पालन में खान पान का बहुत महत्व होता है, इसलिए राजेंद्र प्रसाद इसका विशेष ध्यान रखते हैं। ये साल भर का ड्राई फॉडर एक साथ खरीद लेते हैं तथा ग्रीन फॉडर की व्यवस्था अपने खेतों से करते हैं। 3 रुपये किलो खरीदे हम, और आज ही 15 दिन में 5 रुपये हो गया। 2 रुपये किलो का फायदा हो गया अभी तुरंत। इस तरह से हम समझ लीजिए कि
200-250 कम खरीदते हैं तो काफ़ी पैसा हो गया। हम लोग कंस्टेंट दाना जो बनाने का नियम बना हुआ है, कई कंपनियों से हम लोग उसका गाइडलाइन लेते हैं और उसी गाइडलाइन से हम लोग दाना तैयार करते हैं, जिसमें उसको नुकसान नहीं हो, ज़्यादा तो उसका दोहन ज़्यादा नहीं हो। बहुत तरह का दाना है जो दूध तो दे देता है लेकिन गाय 1-2 साल में मर जाती है। जैसे गाय को संतुलित एवं पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए वो कंपनी के दिशा निर्देश पर दाना तैयार करते हैं। बाजार के रेडीमेड फीड से वो परहेज करते हैं, क्योंकि इससे गाय दूध तो देती है लेकिन 1 से 2 साल के अंदर वो मर जाती है। वो गाय के दाने बाजार के नहीं खिलाते, यही कारण है कि इनकी गायें स्वस्थ रहती हैं। जैसे रेडीमेड फीड जितना आता है, अब पता नहीं उसमें क्या डालता है, ये डालता है, क्या डालता है सब लोग जाने। उसमें दूध निश्चित बढ़ जाएगा लेकिन उसका उम्र खत्म हो जाएगा, रिपीट केस ज़्यादा होगा। आप जो भी बनाते हैं सब अपना तो बाहर पे डिपेंडेंसी है कि आप खुद उगाते भी हैं? कुछ उगाते भी हैं जो बहुत कम है। हरा चारा अभी हमारा लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो नेपियर लगा हुआ है। उसके बाद में हम लगाते हैं बाजरा, लगाते हैं मकई, लगाते हैं मकई का बम्पर क्रॉप लेते हैं, तो उससे दाना भी ले लेते हैं। कुछ पक जब लेट हो जाता है तो उसका दाना भी ले लेते हैं और हरा चारा भी उसमें इस्तेमाल कर देते हैं। और जब आप राजेंद्र प्रसाद आजाद के पास चूंकि डेयरी है, इसलिए गाय के गोबर का वो उचित प्रयोग करते हैं। वो अपनी खेती जैविक विधि से करते हैं, जिससे उनकी गाय को शुद्ध भोजन मिल जाता है तथा जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। क्या है कि हम तो 100% ऑर्गेनिक है, इसलिए ऑर्गेनिक है कि हमारे पास तो गोबर जो है बहुत मात्रा में है। अभी आप चल के देखेंगे 4-4 कट्ठा के खेत में 10 ट्रैक्टर गोबर डाल दिए, तो 10 ट्रैक्टर गोबर डाल दिए तो उसका तो उर्वरा शक्ति बरकरार हो गया, प्लस उसमें ओरसपना इतना हो गया, जब पानी कम भी देंगे हम या नहीं भी देंगे तो मरेगा नहीं। झारखंड का ज़मीन तो pH 5 का 4 का 4.5 का है, जो ऐसे ही फसल मर जाता है। गोबर देने से मरता नहीं, और बल्कि विदाउट इरिगेशन में भी उसका बम्पर क्रॉप होता है। केवीके में हमारा फोटो गया होगा, 8 फुट 9 फुट का राई पैदा करते हैं इस 3rd ग्रेड का जमीन में। अपने गव्य पालन को सफल बनाने के लिए राजेंद्र कुछ विशेष नहीं करते, परंतु जो मूल बातें हैं उस पर वो अमल करते हैं, जैसे गाय के खान पान पर जोर देना, दवा का प्रबंध करना, मिनरल मिक्सचर पर ध्यान देना आदि। अलग हम कुछ नहीं किए, हम उसका दाना पर ज़्यादा जोर दिए हैं, उसके दवा दारू पर जोर दिए हैं, उसके खान पर मिनरल मिक्सचर पर जोर दिए हैं, हरा चारा पर जोर दिए। इस तरह से हमारा जानवर आप देखिए एक भी अनहेल्दी नहीं मिलेगा, सब बहुत बढ़िया जानवर है। राजेंद्र के पुत्र चंद्रशेखर आजाद बताते हैं कि वे लोग गाय की साफ सफाई, खान पान और रख रखाव में ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि बीमारी में दवा से ज्यादा जरूरी है बीमारी से बचाव करना। इसके लिए उचित मात्रा में मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम तथा सही फीड देने की जरूरत है। इससे गाय स्वस्थ रहेगी तथा बीमारी से उसका बचाव होगा। ये है कि थोड़ी बहुत साफ सफाई, खिलाने का तरीका, रख रखाव में आप कितना ध्यान देते हैं। इसके बाद है कि मेडिसिन से ज़्यादा आप बीमारी के बचाव पर कितना ध्यान देते हैं। मेडिसिन जैसे ज़्यादा जरूरी है, उसके बचाव के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। गाय के रख रखाव के लिए वे गायों की शारीरिक स्थितियों के हिसाब से उसके रहने का विभाजन करते हैं। दुधारू के लिए अलग, बछिया के लिए अलग तथा गाभिन गाय के रहने की अलग व्यवस्था करते हैं। रखने के लिए तो जैसे हम लोग दुधारू जानवर को अलग रखते हैं, बछिया को अलग रखते हैं एक करिए में, जो गाभिन जानवर है उसका अलग ये बनाते हैं। क्यों? गाभिन जानवर को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, उसको थोड़ा सा जगह चाहिए उसके ये स्वास्थ्य के लिए, उसको अलग से थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह चाहिए, जो उसके लास्ट मंथ में खान पान उसका थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा मेडिसिन चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे, ताकि स्वस्थ बच्चा दे सके और अगले ब्यान में सही दूध दे सके। नस्ल सुधार हेतु वे बायोफ की मदद से सीमेन करवाते हैं तथा इसके लिए इन लोगों ने स्वयं सांड की भी व्यवस्था कर रखी है, जो उन्नत नस्ल का है। नस्ल
सुधारने के लिए बायफ का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग बायफ से सीमेंट करवाते हैं। उसके अलावा हम लोग अपना भी साड़ तैयार किए हुए हैं, जो उन्नत नस्ल का साड़ है, जिसकी बच्चियाँ बहुत अच्छी आती है, उससे भी हम लोग AI करवाते हैं। गाय के लिए वे स्वयं मिक्सचर तैयार करते हैं, क्योंकि बाजार के बने मिक्सचर से गाय दूध तो देती है, लेकिन आगे चलकर उसे बांझपन का शिकार होना पड़ जाता है। खान पान में हम लोग अपना मिक्सचर तैयार करते हैं। हम लोग रेडीमेड फीड नहीं खिलाते हैं, अपना फीड अपने से तैयार करके अपने आप करवाते हैं। हमारा मिक्सचर का रेशियो होता है 30% हम लोग मकई देते हैं, 22% दलहन देते हैं, 25% चोकर देते हैं और 20% खल्ली देते हैं। उसके अलावा 2% हम लोग नमक देते हैं, 1% मिनरल मिक्सचर देते हैं और 2% से 5% के लगभग हम लोग चना का जो छिलका होता है उसको देते हैं। राजेंद्र प्रसाद की डेयरी में आज सिर्फ गाय ही नहीं है, इन्होंने गाय के साथ साथ भैंस पालन का कार्य भी कर रखा है। भैंस पालन में इनका इतना अधिकार हो गया है कि इनकी भैंसें गाय की तरह ही समय पर कंसीव करती है और बच्चा देती है। वो भैंस को सफिशिएंट संतुलित आहार नहीं दे पाता है, जिसके चलते ईटिंग नहीं आता है। हम तो भैंस पर ऐसा कमांड किए हुए हैं कि मेरी भैंस गैया के तरह टाइमली कंसीव करती है और टाइमली वो बच्चा देती है। तो ड्राई पीरियड ही पशुपालक को फ्रस्ट्रेशन में ले आता है। तो ड्राई पीरियड जितना ज़्यादा होगा पशुपालन फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। हम इसको ड्राई पीरियड नहीं रहने देते हैं, बहुत थोड़ा सा रहता है 2-4 महीना, लेकिन 2-4 साल नहीं रहता। कैसे करते हैं? मिनरल मिक्सचर के जरिए, आपको विमरल के जरिए, कैल्शियम के जरिए, डिवर्मिंग के जरिए, जो भी इस तरह का जो प्रिकॉशन है इसको सब करते रहे तो समय से। मेन फैक्टर है कि खान पान वगैरह। अपने डेयरी में इन्होंने पानी की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बोरिंग से अंडरग्राउंड पाइप के सहारे ये गौशाला तक पानी पहुंचाते हैं। इस व्यवस्था से इनके पानी की काफ़ी बचत हो जाती है। जहां एक गाय पर अमूमन 1000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, इनकी इस व्यवस्था से 500 लीटर में काम चल जाता है। डेयरी में पानी बहुत मात्रा में ज़रूरत है, तो बहुत मात्रा में ज़रूरत है, इसको मैनुअली जगह जगह देना संभव नहीं है और वो प्यासी रह जाएगी, जानवर प्यासा रह जाएगा। तो हम इसका डिजाइन किए, इसका बोरिंग से अंडरग्राउंड ला करके यहाँ ओपन किए। अब इसके मुंह पर समुचे हौद है, नाद है, इस नाद पर पूरा ये जो है पानी आ जाता है। तो इसका 2-3 काम है। एक तो उस तरफ खाना देने के लिए, इस तरफ से पानी का जरूरत है, भैंस को धोना है, गाय को धोना है इस तरफ, तो इसी पानी से, इस तरफ का पानी से धुलाई हो जाएगा। और अब ये पानी वहाँ हम बंद किए तो यहाँ चला आता है, और यहाँ चला आता है तो समूचे नाद में अपने आप पानी चला गया, स्टाफ लोग उसको बंद कर देगा। जिसको जितना ज़रूरत है बंद कर दिया, उससे गाय धुलेगी और उसको खाना वाना भी मिलेगा, पानी भी पिएगी। इस तरह से पानी का व्यवस्था है। राजेंद्र प्रसाद की डेयरी में गाय और भैंसे मिलाकर 1200 से 1500 लीटर दूध होता है। इनका नाम विष्णुगढ़ के बाजार में इतना अच्छा है कि कोई भी होटल वाला इन्हीं से दूध लेना पसंद करता है। 12 से 1500 लीटर दूध होता है। 1200 से 1500 लीटर प्रोडक्शन होता है गाय और भैंस मिला के। तो इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसको बहुत ह्यूज अमाउंट है। मैंने अपना एक गुडविल है, जिसके हिसाब से हमारा दूध ही लेता है लोग, होटल वाले लोग। अगर दूसरा दूध लेता है तो क्वालिटी का मिठाई नहीं बनता है। और आप अपने घर में भी, यहाँ भी आप कुछ प्रोसेस करते हैं? प्रोसेस जब बच गया तब प्रोसेस करते हैं, नहीं तो प्रोसेस करने से क्या क्या चीज़ आप बना लेते हैं? हम घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं। इस तरह राजेंद्र प्रसाद आजाद ने खेती से जुड़े अन्य उद्योगों पर काम करने वाले एक अग्रणी पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। कृषि और पशुपालन वस्तुतः अलग बातें हैं ही नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए जहां गव्य पालन का विकास होता है, वहां खेती भी विकसित होती है। सच तो ये है कि खेती एक बहुआयामी रोजगार व्यवस्था है। गव्य पालन इसका अनन्य हिस्सा है। इसमें केवल जरूरत होती है राजेंद्र प्रसाद जैसे कर्मठ पुरुष की
जो अपनी विशिष्ट राह बनाकर समाज में अपनी अनुकरणीय छवि स्थापित करते हैं। हाँ किसान भाइयों, खेती बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन का भी कार्य कर सकते हैं और खुद तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी और भी किसान भाइयों को आप रोजगार दे सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम अपना पता बता दें आपको। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में और भी आपके बीच से ही सफल किसान से मिलवाएंगे। तब तक के लिए जोहार।